एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम टॉपिक के बाद इकोसिस्टम नीट के लिए तुम्हारा आधा चैप्टर डन। ये टॉपिक में से 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रोडक्टिविटी हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स। कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले बेटा जी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो तुम एनसीईआरटी में हाईलाइट की हुई देखते हो, बट तुम्हें हमेशा ये टर्म्स जो है कंफ्यूज करती हैं कि क्या है, ये क्या हो रहा है। सो लेट्स सी। प्रोडक्टिविटी में बेटा मैं अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स ने जो भी ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज किया, दैट इज योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स ने जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ग्लूकोज बनाया, टोटल, दैट इज योर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस मतलब टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से उन्होंने खुद के लिए जो भी रेस्पिरेशन किया, उन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो भी पार्ट उन्होंने खुद के लिए यूज कर लिया, वो यूज अप हो गया, तो बाकी जो भी बचा दैट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्रोडक्टिविटी प्लांट्स ने बाय फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट्स ने जो जनरेट किया, प्लांट्स ने जो प्रोड्यूस किया, तो जो टोटल वो करते हैं ग्रॉस माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो प्रोडक्ट, अब इनको प्लांट्स को आगे हार्बिवोर्स खा जाएंगे, कंज्यूमर्स खा जाएंगे, तो कुछ फिर उसके बाद वो भी प्रोड्यूस करेंगे, उनकी भी एक प्रोडक्टिविटी होगी। तो जो नेक्स्ट लेवल पर प्रोडक्टिविटी आएगी दैट इज योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारे पास प्राइमरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जैसी टर्म्स होती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन। सो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि पर यूनिट एरिया और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय फोटोसिंथेसिस, दैट इज योर प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी इज फॉर प्लांट्स। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वेट के फॉर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी की फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। जो भी मतलब जितना रेट पर बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन पर मीटर स्क्वायर मतलब पर एरिया पर, दैट इज योर प्रोडक्शन, एंड कितने रेट पर प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज योर प्रोडक्टिविटी, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे पीछे। टाइम जो है यूनिट लगा देंगे, एक्सप्रेस वैसे सेम होगा प्रोडक्शन जैसे, बस पीछे टाइम वाला फैक्टर जो है वो ऐड हो जाता है, जैसे कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब बेटा जी जब हम देखते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। ग्रॉस मतलब टोटल। नीट का पेपर है, तुम्हें कोई डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मीनिंग याद रखो कि जो भी प्रोडक्शन किया ऑर्गेनिक मैटर का फोटोसिंथेसिस के बाद, फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स ने जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया दैट इज अ टोटल प्रोडक्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो उसमें से फिर रेस्पिरेटरी लॉस के बाद बचा, मतलब उन्होंने खुद के रेस्पिरेशन के लिए पार्ट यूज कर लिया और बाकी अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज एनपीपी। ओके, सो अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। समझ आ गया ना? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो भी बेटा न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया कंज्यूमर्स ने, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। So rate of formation of new organic matter by the consumers. NPP, GPP, SPP, no sorry, not SPP, only SP and PP, primary productivity. Clear? So ये था हमारे पास फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। सेकेंड है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बेटा जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे ब्रेक डाउन करके हमने सिंपल ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में अचीव करना है, दैट इज योर डिकम्पोजिशन, दैट इज योर ब्रेक डाउन विच इज डन बाय द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। हमें पता है अर्थवर्म्स आर द फार्मर्स फ्रेंड, क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। सो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? अब इसमें डेट्रिटस क्या होता है? जितना भी डेड प्लांट का वेस्ट होता है, जैसे कि लीव्स हो गई,
बार्क हो गया या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, दैट इज एवरीथिंग डेट्रिटस. मीन्स डेट्रिटस इज समथिंग विच कैन पार्टिसिपेट इन डीकम्पोजिशन. Okay, so dead plant remains such as leaves, bark, flowers, dead remains of animals including fecal matter. अब हमारे पास डिकम्पोजिशन के स्टेप्स क्या हैं? FLCHM, FLCHM. सो इसकी ट्रिक तुम याद रख सकते हो. फ्री में लड्डू चाहिए? हाँ मम्मी, सभी को चाहिए फ्री में लड्डू तो, राइट. फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देना. बड़े बड़े पत्ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना. तुम भी जब खुद खाना खा रहे हो, वो भी तो एक तरीके से ब्रेकडाउन ही है ना. तो जब तुम खाना खा रहे हो, ऐसे थोड़ी खा जाते हैं पहले हम खाना माउथ में च्यू करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं. सो सिमिलरली यहाँ भी डेट्रिटस को ब्रेक डाउन करेंगे हम स्मॉलर पार्टिकल्स में. दैट इज योर फ्रेगमेंटेशन, द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डीकम्पोजिशन. देन वी हैव लीचिंग. लीचिंग का मतलब होता है बेटा जितने भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, फ्रेगमेंटेशन हो गई, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. अब इस पूरे फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स के अंदर जितने भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ से लीच आउट, मतलब नीचे जाएंगे और सॉइल के साथ जाकर ऐड हो जाएंगे, राइट. सो दैट इज लीचिंग, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जितने भी हैं वो सब जा रहे हैं नीचे, गो डाउन इनटू द सॉइल यहीं से. उसके बाद है कैटाबॉलिज्म. अब जो तो नीचे जा सकता था वो चला गया, बाकी बचे हुए तो अब करेंगे ब्रेक डाउन. कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन. अब उसकी बैक्टीरियल और फंजाई के एंजाइम्स जो भी डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं, उनके एंजाइम्स उसे क्या करेंगे बेटा, डेट्रिटस को ब्रेक कर देंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में. कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जैसे कि ग्लूकोज है, स्टार्च है, कुछ भी है, उसको ब्रेक डाउन करके हम बना देंगे खाली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सो दैट कैन बी अवेलेबल, दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू द सॉइल. सो उसके बाद आ जाएगा ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस फॉर्मेशन, जो हमारे पास एक डार्क कलर की टॉप लेयर पर एक बड़ी न्यूट्रिएंट रिच लेयर बनती है, दैट इज ह्यूमस. जो ह्यूमस होती है इसको जल्दी जल्दी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए ह्यूमस की ब्रेकडाउन बहुत स्लो होती है. मतलब ह्यूमस बन जाती है, ह्यूमस तक बनाना इज वेरी इजी, बट फर्दर ह्यूमस की ब्रेकडाउन टेक्स टाइम, बिकॉज ह्यूमस की ब्रेकडाउन इज वेरी मच रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन. देन है मिनरलाइजेशन. सो ह्यूमस को धीरे धीरे तोड़ेंगे और धीरे धीरे वो जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में ऐड करती रहेगी. सो सिंपल है. फ्रैगमेंटेशन, डेट्रिटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया. लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डाउन जाएंगे, सॉइल में जाकर अवेलेबल हो जाएंगे. लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म. अब बाकी बचे हुए जो लीच आउट नहीं हो पाए उनकी क्या होगी बेटा, ब्रेकडाउन. फंगल और बैक्टीरिया के एंजाइम्स उसे ब्रेक करके इनऑर्गेनिक मटेरियल बना देंगे. ह्यूमस बन जाएगी, डार्क कलर की टॉप मोस्ट लेयर होगी, विच इज वेरी मच रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन. इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे उसमें से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे और वो सॉइल में ऐड होंगे. मिनरलाइजेशन, FLCHM. अब बेटा कुछ हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. नंबर 1, ऑक्सीजन. The process of decomposition is very much sensitive to oxygen. मतलब ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होगी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस. डेट्रिटस कैसा है, जैसे कि बेटा अगर डेट्रिटस लिग्निन एंड काइटिन का बना हुआ है तो प्रोसेस बहुत स्लो होगा. अगर डेट्रिटस नाइट्रोजन एंड शुगर्स का बना हुआ है तो बहुत ज्यादा जल्दी होगा. तो इसे तुम नोट कर लो, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर लिग्निन एंड काइटिन LC का बना हुआ है तो स्लो होगा, अगर नाइट्रोजन एंड शुगर का बना हुआ है तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट होगा. अगर और उसके बाद बेटा क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर एंड सॉइल. टेम्परेचर कैसी है, सॉइल कैसा है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है. तो हमें हमेशा बेटा डिकम्पोजिशन करवाने के लिए वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट. और अगर लो टेम्परेचर होगा तो ड्राई होगा तब भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है. सो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एस्पेक्ट है बेटा जी एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो का मतलब है बेटा हमारे पास, तुम्हें पता है एक फूड चेन होती है, एक फूड वेब होती है.
फूड चेन कहाँ से कहाँ चलती है? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को खाया हार्बीवोर्स ने, हार्बीवोर्स को खाएंगे कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को फर्दर खा जाएंगे टॉप कार्निवोर, जिसको हम ऐसे भी मेंशन करते हैं ट्रॉफिक लेवल 1। ट्रॉफिक लेवल 1 को खाया ट्रॉफिक लेवल 2 ने, ट्रॉफिक लेवल 2 को खाया ट्रॉफिक लेवल 3 ने, ट्रॉफिक लेवल 3 को ट्रॉफिक लेवल 4 ने। अब बेटा बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल एक फूड चेन में नहीं होते, फूड चेन में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं। उसका आंसर भी तुम्हें इसी एस्पेक्ट में एंड तक मिल जाएगा। सो एनर्जी फ्लो कैसे होता है? सबसे पहले सन के अंदर बेटा टोटल रेडिएशन का लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बस सुनते जाओ, ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा और आंसर तुम सिर्फ सुनने से भी लगा दोगे। सो सन के टोटल रेडिएशन में से लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। उसका भी सिर्फ 2 to 10% ही प्लांट्स जो है वो लेते हैं, क्योंकि जब तक बेटा वो 2 to 10% लेंगे उसके इतने में ही जो हमारे बाकी फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटिंग हो जाते हैं। तो टोटल फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का प्लांट्स इतना ही ले पाते हैं। तो 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन लिया प्लांट्स ने। उसके बाद प्लांट्स को खा जाएंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन कौन है? हार्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर। तो जो एनर्जी सन के पास थी, सन से चली गई प्लांट्स के पास, प्लांट से चली गई कंज्यूमर्स के पास। क्लियर? और जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, आगे इसमें भी समझ लेते हैं। प्लांट्स सन के पास आई, सन के पास से आई प्लांट्स के पास, प्लांट से ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 एंड ट्रॉफिक लेवल 4। ये एनर्जी फ्लो होता है। याद रखो एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी एक बारी प्लांट से एनिमल ने ले ली, फिर एनिमल से वापस हम प्लांट को नहीं दे सकते। इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। एंड हमारी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है बेटा वो 10% लॉ फॉलो करती है। 10% लॉ ये कहती है कि एक ट्रॉफिक लेवल पर जितनी भी एनर्जी अवेलेबल होगी उसका सिर्फ 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, इस ट्रॉफिक लेवल से ट्रॉफिक लेवल 2 पर 2 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर इसका सिर्फ 10% ही ट्रांसपोर्ट होगी। बाकी 90% ट्रॉफिक लेवल 2 यूज कर लेगा, हीट की फॉर्म में लॉस कर देगा। बट ट्रॉफिक लेवल 3 के पास सिर्फ 2 का 10% ही जाएगा, विच मीन्स 2 into 10/100 विच इज 0.2 किलो जूल्स। इतनी एनर्जी ट्रॉफिक लेवल 2 से ट्रॉफिक लेवल 3 तक ट्रांसफर होगी। इसकी एक एग्जांपल इकोलॉजिकल पिरामिड्स में गिवन है। इसी तरह बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड भी तुम्हें समझा दूंगी मैं। एनर्जी पिरामिड होता है जो इट इज ऑलवेज अपराइट इन नेचर, बेस हमेशा बड़ा होगा क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम आगे आगे ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो एनर्जी कम होती रहेगी। और यही एक रीजन है कि एक फूड चेन के अंदर नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक कोई एनर्जी बची ही नहीं है फिर। क्लियर? सो जैसे हमारे पास बेटा इतनी जूल्स एनर्जी सनलाइट की थी, जिसका 1% ले ली प्लांट्स ने, विच इज 10,000। सी अगर इसका 1% करें तो 10,000 एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द प्रोड्यूसर्स और ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ट्रॉफिक लेवल 4। अब इसका 10% मीन्स 1000, इसको भी फिर 100 एंड देन टॉप के ऊपर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के ऊपर 10 जूल्स एनर्जी इज अवेलेबल। दिस इज एनर्जी फ्लो। रिमेंबर 10% एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल और लेस देन 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, जिसमें से 2 to 10% ही प्लांट्स ले पाते हैं। लास्ट हमारे पास न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोसिस्टम एस्पेक्ट। वो क्या है बेटा कि हमने एक कोई भी न्यूट्रिएंट है उसको अपने नेचर से लिया, यूज किया, यूज करने के बाद दोबारा वापस नेचर को देना है। दिस इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जैसे तुम पढ़ते हो कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब ये एनसीईआरटी में अब ये टॉपिक मेंशन नहीं है, तो हम सिर्फ इसको डिफाइन करेंगे ताकि तुम्हें मतलब पता हो, इससे ज्यादा इसे करने की जरूरत नहीं है। सो कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड रिसाइक्लिंग ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड वाटर between biotic and abiotic components of an ecosystem. This is your nutrient cycling. Nutrient लिया, यूज किया, यूज करने के बाद उसे वापस नेचर को दे दिया,
दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नेचर से फिर दोबारा हम ही लेंगे। क्लियर? So now after this we are done with the topic ecological aspects. I think all the aspects are very clear to you. So ecosystem aspects में 4 aspects हमने आज पढ़े हैं बेटा। एक हमने पढ़ा है सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर हमने देखा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस बनाएंगे। हमने देखा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल जो फोटोसिंथेसिस के बाद बन रही है, जीपीपी माइनस आर रेस्पिरेटरी लॉस, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर्स बनाएंगे। आफ्टर दैट वी हैव डिकम्पोजिशन, FLCHM, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। उसके बाद फैक्टर्स देखे हमने कौन कौन से डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं बेटा। ऑक्सीजन अफेक्ट करती है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डेट्रिटस का नेचर, कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, अगर लिग्निन एंड काइटिन का बना हुआ है तो स्लो होगी, नाइट्रोजन एंड शुगर्स का बना हुआ है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगी। टेम्परेचर हमें हमेशा वार्म चाहिए और मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए और ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए। एनर्जी फ्लो में 10% एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होगी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू दिस, क्योंकि इतनी कम एनर्जी लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक अवेलेबल होगी, इसीलिए एक फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल्स लिमिटेड होते हैं। Now let's see the questions. In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis. See, easy peasy. So secondary productivity, no. Net, no. Net primary productivity, no. Net primary productivity, net productivity is after the after minus of the respiratory losses. So it is gross primary productivity. If 20 joules of energy is trapped at the producer level, अगर प्रोड्यूसर लेवल मीन्स यहाँ पर 20 जाउल एनर्जी है तो माइस के पास कितनी जाएगी? ऑलवेज डिवाइड बाय 10, सो इट इज 2, देन 0.2, देन 0.02 पीकॉक के पास। सो आंसर इज ए, 10% लॉ। द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अर्थवॉर्म इज अ प्रोसेस कॉल्ड, द वेरी फर्स्ट स्टेप जहां पर कोई भी डिकम्पोजर जैसे कि अर्थवॉर्म डेट्रिटस को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज योर फ्रैगमेंटेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। सो इसी के साथ बेटा हमारा टॉपिक खत्म होता है, एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर? इसे अच्छे से करो एंड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस करने के बाद बेटा और भी अच्छे से जितने भी टॉपिक्स अभी पेंडिंग है उनको खत्म करके अपनी नीट की तैयारी फाइनल करो, पक्की करो। कुछ ही दिन बाकी है नीट 2026 में। ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू बायोएज।